वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में वैसे बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यहाँ तक के फिनिश हो चुका है वीडियो, और अगली वीडियो जल्दी आपके पास आ जाएगी। तो आपको बेल आइकन को प्रेस कर दे, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर करना ना भूले, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। शेयरिंग इज़ केयरिंग। आप शेयर करोगे तो आपकी फ्रेंड की भी हेल्प हो जाएगी इससे, ठीक है। तो आप शेयर ज़रूर करें, और आप नोट्स बनाना चाहें नोट्स बना लिए, या स्क्रीनशॉट ले लें, मैं हट रहा हूँ। So guys, thanks for watching. हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले टेक्निक आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल फंक्शन का मतलब काम, और फोरमैनशिप का मतलब होता है कि पीपल्स। अब मैं आपको समझाता हूँ, एक फैक्ट्री के एग्जांपल से हम इसको समझेंगे। एक फैक्ट्री के अंदर प्लानिंग इंचार्ज होता है और एक प्रोडक्शन इंचार्ज होता है। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कितने लोग होते हैं? 4। एक होता है कार्ड क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, दूसरा रूट क्लर्क, तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, चौथा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और फोर्थ एक और होता है क्या, डिसिप्लिनियर, जो डिसिप्लिन संभालता है। ये 4 होते हैं प्लानिंग इंचार्ज में। प्रोडक्शन इंचार्ज में स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, और एक होता है इंस्पेक्टर। तो गाइज ये चारों मिलकर ये 4 प्लानिंग इंचार्ज और 4 जो प्रोडक्शन इंचार्ज है। प्लानिंग इंचार्ज के अंदर कार्ड क्लर्क का काम होता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का काम होता है इंस्ट्रक्शन देना, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देना। रूट क्लर्क का काम होता है प्रोडक्शन करना। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम होता है, उसके पास एक शीट होती है, उसके अंदर उसका टाइम और कॉस्ट की डिटेल वगैरह लिख कर रखता है। और उसके बाद आता है डिसिप्लिनियर, जो डिसिप्लिन संभालता है फैक्ट्री के अंदर। प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर मैंने आपको बताया। तो ये प्लानिंग इंचार्ज और जो प्रोडक्शन इंचार्ज, इन 4 दोनों को मिलाकर कितने होते हैं? 8 फोरमैनशिप। इनको मिलाकर इनको कहा गया है फोरमैनशिप। प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज जो होते हैं उनको कहा गया है फोरमैनशिप। इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, इसलिए नाम दिया गया है टेक्निक का फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है? फंक्शनल फोरमैनशिप होता है काम को डिवाइड कर देना पीपल्स के, वर्कर्स के बीच में, जो वर्क करना चाहते हैं उनके बीच में काम को डिवाइड करना। और डिवाइड किस तरीके से करना? उनकी एबिलिटी देख करके, उनकी स्पेशलिटी देख करके, उनकी इंटेलिजेंस, जिसकी इंटेलिजेंस अच्छी है, जिसका नॉलेज अच्छा है, तो उसको अच्छी पोस्ट मिलेगी। और जो हेल्थ में अच्छा है, और जो फिज़िक अच्छा है, जिसका हेल्थ में अच्छा है, और तो उसको एग्जीक्यूटिव वर्क मिलेगा। तो ये जो मैंने आपको फोरमैन बताए थे, स्पीड बॉस और ये वगैरह, प्लानिंग इंचार्ज, प्रोडक्शन इंचार्ज के जो फोरमैन थे, इनका काम होता है काम कराना, वर्कर्स से काम कराना। इसका मतलब होता है फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड टेक्निक पर, जिसका नाम है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज होते हैं, तो एक्सपायर हो जाते हैं, आउट ऑफ डेट हो जाते हैं। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस एक्सपायर प्रोडक्ट को जल्द से जल्द वहाँ से हटाया जाए और नया प्रोडक्ट लाकर रखा जाए। उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब आपने उस पुरानी डेट वाले प्रोडक्ट को, एक्सपायर वाले को हटा करके नया प्रोडक्ट रख दिया वहाँ पर, उसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। सिंप्लीफिकेशन किसे कहते हैं? सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मतलब काम को सिंपली कर देना। प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन की कॉस्ट कम कर और अच्छा प्रोडक्शन करना, कम कॉस्ट पर एफिशिएंसी के साथ काम करना, और जल्दी से काम करना, टाइम पर इफेक्टिवली काम करना, ये होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड टेक्निक पर, जिसका नाम है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब फॉर एग्जांपल मेथड स्टडी का मतलब अलग अलग मेथड के थ्रू हम काम करते हैं। और फैक्ट्री के अंदर देखें, फैक्ट्री का एग्जांपल, उसके अंदर मेथड्स होती है अलग अलग।
और मेथड स्टडी का इस्तेमाल टाटा मोटर्स जो होती है, फोर्ड कंपनी, आपने सुना फोर्ड जो कार चलती है, वो फोर्ड कंपनी ने भी मेथड स्टडी का काफ़ी अच्छे से यूज़ किया है और वो सक्सेसफुल भी हुई है। और उसके बाद ऑटो कंपनीज़ ने भी इसका इस्तेमाल, मेथड स्टडी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था इस टेक्निक का। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी क्या कहता है? फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयज़, ये रिलेटेड है फैक्ट्री के, फैक्ट्री का एग्जांपल लेते हैं हम। उसके अंदर वर्कर्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय जो होते हैं अलग अलग मोशंस करना ना पड़े, टेलर ने क्या किया उसके लिए अलग अलग सिंबल्स लिए और अलग अलग डिफरेंट कलर्स लिए, डिफरेंट कलर्स, और उन सब का जो है फेवल ने कॉम्बिनेशन करा और इक्विपमेंट्स और टूल्स ऐसे बनाए जिसकी वजह से जो वर्कर्स है वो एजुकेटेड हो, उनको पता चले कि किस तरीके से इक्विपमेंट और टूल्स काम करते हैं, उन एजुकेटेड हो और उन्हें कहीं इधर उधर मोशन करना ना पड़े। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टाइम स्टडी, टाइम स्टडी का मतलब टाइम पर काम करना और टाइम पर अच्छे प्रोडक्शन में काम करना। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ जो होते हैं, एक एम्प्लॉय एक घंटे में 3 बॉक्स बना रहा है। फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है, वो क्या करती है, बॉक्सेस बनाती है, बॉक्सेस। तो एक एम्प्लॉय एक घंटे में बड़े बड़े बॉक्सेस बनाती है। फॉर एग्जांपल फ्रिज वगैरह, आपके कूलर्स वगैरह जो आते हैं, इतने बड़े बड़े बॉक्स बनाती है, तो बॉक्स बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है। तो एक घंटे में एक वर्कर 3 बॉक्स बना रहा है और दूसरा जो वर्कर है वो एक घंटे में 5 बॉक्स बना रहा है। तो एक वर्कर 7 घंटे में कितने बनाएगा? मान लो 8 घंटे एक वर्कर काम करता है, तो उसमें से 1 घंटे के लिए उसको क्या चाहिए? रेस्ट और लंच के लिए चाहिए, क्योंकि वो अगर उसको रेस्ट और लंच नहीं मिलेगा तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा। तो उसके लिए उसको 1 घंटा दिया जाता है रेस्ट और लंच के लिए, और 7 घंटे वो काम करता है। तो एक एम्प्लॉय 7 घंटे काम कर रहा है और 1 घंटे के अंदर कितने बॉक्स बना रहा है? एक एम्प्लॉय 3 बॉक्स बना रहा है और एक एम्प्लॉय 5 बॉक्स बना रहा है 1 घंटे में। तो ज़्यादा कौन प्रोडक्शन कर रहा है? मान लो 2 एम्प्लॉयज़ है, एक एम्प्लॉय का नाम है ए और एक एम्प्लॉय का नाम है बी। ए जो है 3 बॉक्स बना रहा है 1 घंटे में और बी जो है 5 बॉक्स बना रहा है 1 घंटे में। तो बी जो बॉक्स है वो 5 बॉक्स बना रहा है, तो उसको वेजेस भी ज़्यादा दी जाएगी और वो कम टाइम में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसको वेजेस भी अच्छी मिलेगी, सैलरीज भी अच्छी मिलेगी और टाइम पर काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम दिया गया है टाइम स्टडी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेक्निक देखते हैं जिसका नाम है फैटिग्यू स्टडी। फैटिग्यू स्टडी का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ जो होते हैं काम करते हैं 8-8 घंटे, तो ये सेम है टाइम स्टडी के जो एग्जांपल दिया मैंने आपको, सेम है। तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको काम करना पड़ता है 8-8 घंटे, 7 घंटे काम करते हैं, 1 घंटे रेस्ट के लिए चाहिए होता है, रेस्ट और लंच के लिए चाहिए होता है। तो अगर उनको रेस्ट और लंच के लिए टाइम नहीं दिया जाए तो वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे और आपसे थोड़ा सा नाराज़ भी होंगे, ऑर्गेनाइजेशन है जिसका, उससे नाराज़ भी होंगे कि हमको रेस्ट और लंच के लिए टाइम भी नहीं दिया जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कराई जाती है। तो एम्प्लॉयज़ पर भी थोड़ा रहम करते हुए चलना पड़ता है। 7 घंटे अगर वो काम कर रहा है, 8 घंटे काम करना चाहता है, तो 7 घंटे उससे काम करवाएं और 1 घंटा उसको रेस्ट और लंच के लिए दिया जाए, जिसके बाद वो थोड़ा फिर जब रेस्ट और लंच करने के बाद, रेस्ट करने के बाद जब वो फिर से काम पर जाएगा तो फुल एनर्जी के साथ जाएगा और अच्छा रिजल्ट देगा, सेम रिजल्ट देगा या उससे बढ़ता हुआ रिजल्ट देगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये टेलर ने क्या कहा इसके बारे में? एम्प्लॉय को सही टाइम पर और पूरी सैलरी देना। एम्प्लॉय जो होते हैं वो कितने 8 घंटे काम करता है, तो 1 घंटे उसको रेस्ट और लंच के लिए दिए जाते हैं, बाकी वो 7 घंटे काम करता है। और मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इसके पहले वाले में कि एक एम्प्लॉय ए और एक एम्प्लॉय बी है। ए एम्प्लॉय जो है वो 1 घंटे में 3 बॉक्स बना रहा है और एक एम्प्लॉय बी जो है वो क्या कर रहा है, 1 घंटे में 5 बॉक्स बना रहा है। तो बी ज़्यादा बना रहा है तो बी को ज़्यादा सैलरी मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, और ए कम बना रहा है तो उसको उसके हिसाब से, उसके काम के हिसाब से उसको सैलरी वेजेस दिया जाएगा। ठीक है,
ये मैंने एग्जांपल लिखा, इफ एन एम्प्लॉय मेकिंग 3 बॉक्स इन 1 आवर एंड अनदर एम्प्लॉय मेकिंग 5 बॉक्स इन 1 आवर, देयरफॉर द एम्प्लॉय हु मेक्स 5 बॉक्स गेट मोर वेजेस। ये एग्जांपल आप लिख लेना, आप एग्जाम में लिखना चाहो तो ये भी लिखना, एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, तो इसके ही मार्क्स आपको मिलेंगे। अब आगे देखते हैं हम, तो फेवल्स के 14 प्रिंसिपल्स हम समझ लेते हैं और आज इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, हमारा लोड हल्का करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को फिनिश कर देते हैं आज 14 प्रिंसिपल्स के साथ। 14 प्रिंसिपल, फेवल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला आता है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क कहता है काम को डिवाइड कर देना एम्प्लॉयज़ के बीच में। फॉर एग्जाम्पल डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो एक फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संभालता है, तो एक प्रोडक्शन इंचार्ज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालता है, एक प्लानिंग प्रोडक्शन, कुछ इस तरीके से डिपार्टमेंट संभालते हैं, अलग अलग उसके अंदर होते हैं पीपल्स। तो एक इंसान मिलकर सब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए काम को डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे काम सिंपल हो जाता है और अच्छे से होता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो सेकेंड प्रिंसिपल देखते हैं, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑथोरिटी का मतलब कि प्रोडक्शन आपके फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है और वो काम प्रोडक्शन कर रही है, तो फॉर एग्जांपल अब उसका प्रोडक्ट जो है अच्छे से सेल करे, वो प्रोडक्ट को अच्छे से पैकिंग वगैरह करके दे, तो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई रहेगा और खुश रहेगा। मतलब लड़ाई ना हो उसके, वो ये ना कहे कि देखो क्या पैकिंग करी और किस तरीके से, बुराई ना करे। मतलब अथॉरिटी का मतलब बुराई ना करे और हमारे प्रोडक्ट की तारीफ़ करे और वो सेटिस्फाई रहे और अच्छे से लेकर जाए सेटिस्फाई होकर हमारे प्रोडक्ट को। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कस्टमर को अच्छी चीज़ दे जिससे वो खुश हो और सेटिस्फाई हो, और कम कॉस्ट पर चाहे तो कम कॉस्ट पर भी दे दें, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाई रहे और खुश होकर जाए, नाराज़ होकर ना जाए। इसका मतलब ये होता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड देखते हैं, थर्ड वाला कहता है डिसिप्लिन। एक फैक्ट्री है और उसके अंदर अगर डिसिप्लिन ना हो तो कोई भी आएगा, अच्छा मशीन वगैरह है वो आवाज़ करेगी, बिल्कुल करेगी, मशीन चलेगी तो आवाज़ करेगी, लेकिन अगर फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स भी हैं और मैनेजर्स हैं, उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम है या फिर बातचीत में कोई उल्टा सीधा अब्यूज़ वगैरह हो जाती है, अब्यूजिंग वगैरह, तो ये सब नहीं होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। और फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री डिसिप्लिन होगा तो कस्टमर भी देखेगा और वो अच्छा सोच कर जाएगा, हमारे अच्छा तारीफ़ कर जाएगा हमारे फैक्ट्री की। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब एक, यूनिटी मतलब एक, और कमांड मतलब कमांड करना, किसी को कमांड करना, ऑर्डर नहीं कमांड करना। फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर क्या करता है, वर्कर्स को कमांड करता है कि तुम्हारा ये काम है, तुम इस तरीके से इस काम को करो, इसका मतलब होता है कमांड करना, यूनिटी ऑफ कमांड। आगे बढ़ते हैं, तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल एक वर्कर को काम दे दिया है कि तुम इस बॉक्स को उठाकर यहाँ रखो, तो और एक वर्कर है वो उसका काम है कि वो टूल्स वगैरह इक्विपमेंट वगैरह को अच्छे से ऑर्डर में जमा दे। तो अब ऐसा तो नहीं होगा जिसको जो काम दिया है वो वही उसी सेम डायरेक्शन में काम करे, उसी डायरेक्शन में काम करे, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। एक डायरेक्शन में काम करे, जिसको जो काम का डायरेक्शन दिए उसी डायरेक्शन में जाकर उस काम को करे, इसका मतलब होता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट मतलब एम्प्लॉयज़ का इंटरेस्ट, और जनरल इंटरेस्ट कह रहा है कि जनरल इंटरेस्ट मतलब मैनेजर्स का इंटरेस्ट और फर्म का इंटरेस्ट, मतलब समझ सकते हो आप। सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट का मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं, इंटरेस्ट होता है, वो ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा सैलरीज वगैरह मिलना चाहिए, और ऑब्वियसली सैलरी के लिए ही काम करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उनको सैलरी के लिए ही करेंगे, तो उनको सैलरी वगैरह आपको देना ही पड़ेगी, उनको सैलरी देना पड़ेगी, तो जिसकी वजह से उसका इंटरेस्ट बना रहे और आपके फर्म में भी जनरल इंटरेस्ट बना रहे। जनरल इंटरेस्ट का मतलब कि आपके फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। अगर एम्प्लॉय ज़्यादा काम करेगा आप उसको अच्छे से सैलरी दोगे, ठीक है, वेजेस उसकी बढ़ती भी दोगे, ज़्यादा काम करेगा, तो इसकी वजह से सबऑर्डिनेट का मतलब एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेट इंटरेस्ट मतलब एम्प्लॉय का इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट मतलब फर्म का इंटरेस्ट।
तो आपको देखते हुए चलना पड़ता है एम्प्लॉय का इंटरेस्ट क्या है। एम्प्लॉय ज़्यादा सैलरी चाहता है तो वो ज़्यादा काम करके वो कह रहा है मैं ज़्यादा काम कर सकता हूँ और मुझे सैलरी भी ज़्यादा चाहिए, तो वो काम भी ज़्यादा करेगा और आपको सैलरी भी उसको ज़्यादा देना पड़ेगी और आपके लिए प्रोडक्शन भी वो ज़्यादा करके देगा, जिसकी वजह से आपका फर्म जो है ग्रो करेगा, सर्वाइवल होगा अच्छा और प्रॉफिट भी अच्छा होगा। ठीक है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने आपको पढ़ाया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स होते हैं तो जो टॉप लेवल है और लोअर लेवल है, मिडिल लेवल को हटा करके टॉप लेवल और मिडिल लेवल वाले पर्सन को कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, और जो मिडिल वाला होता है उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन पर्सन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब कि टॉप पर्सन्स आते हैं उसमें, टॉप पीपल्स, और लोअर पीपल्स भी आते हैं। ठीक है, और मिडिल में आता है डिसेंट्रलाइजेशन, जो मिडिल पीपल्स होते हैं, मैनेजर्स वगैरह भी आ जाते हैं उसमें, क्लाइंट्स वगैरह ऐसे कुछ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहता है एम्प्लॉयज़ को रेम्यूनरेशन टाइम पर देना। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय जो है 1 घंटे में 3 बॉक्स बना रहा है और एक एम्प्लॉय जो है 1 घंटे में 5 बॉक्स बना रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन एम्प्लॉय, आप इग्नोर नहीं कर सकते किसको, एम्प्लॉयज़ को, कि एक बेचारा मेहनत करके 3 बना रहा है और दूसरा और उससे ज़्यादा मेहनत कर 5 बना रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा जो 5 ज़्यादा मेहनत करके 5 बना रहा है तो उसको ज़्यादा सैलरी देना पड़ेगी। ठीक है, और उसकी महीने की सैलरी तो आपको देना पड़ेगी, और वो भी देखना पड़ेगा कि वो जितना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन कर रहा है उसके हिसाब से भी उसको सैलरी बढ़ती हुई दी जाए। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब यह होता है, रेम्यूनरेशन टाइम पे दी जाए। अब आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब ये ना समझे कि ऑर्डर देना किसी को कि तू ये कर तू ये कर। ऑर्डर का मतलब इक्विपमेंट्स, टूल्स वगैरह होते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो टूल्स वगैरह को अच्छे से ऑर्डर में ऑर्डरली जमा कर रखना, जिससे वर्कर्स को प्रॉब्लम ना है, ये चीज़ यहाँ है, ये चीज़ यहाँ पर रखी, तो उसको ईजिली मिल जाए, उसको ईजिली टूल्स वगैरह मिल जाए, उसको इधर उधर प्रॉब्लम ना हो कि ढूंढना पड़े। मतलब टूल्स को ऑर्डरली जमा कर एक जगह पर रखना पड़ता है। ऑर्डरली इसलिए बोलते हैं ऑर्डरली चीज़ों को रखना पड़ता है, टूल्स इक्विपमेंट्स को ऑर्डरली रखना पड़ता है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स को ईजिली वो मिल सके और अपना काम ईजिली कंटिन्यू रखें। उनको मतलब उनका टाइम वेस्ट ना हो ढूंढने में, टाइम भी वेस्ट होता है ढूंढने में, टूल्स वगैरह इधर उधर हो जाते हैं, इसलिए ऑर्डरली जमा कर रखें टूल्स को। अब आगे बढ़ते हैं, स्केलर चेन। स्केलर चेन में आपको समझाता हूँ एक डायग्राम से, ये बुक में भी दे रखा है, बुक में लेकिन ABCD करके दे रखा है, मैं आपको और क्लियरली समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक ट्राइंगल आप समझना, ये A है, B C D E F G, ये जो मैंने बनाया है। अब जो ये है, अगर A जो है D से काम कुछ पर्सनली काम चाहता है तो डायरेक्टली A जो है D के पास नहीं जा सकता, उसको पहले B से परमिशन, B को बोलेगा वो, फिर C को बोलेगा, फिर C D को बोलेगा। ठीक है, इस तरीके से चेन ये चलती है, इसलिए बोला गया है स्केलर चेन। स्केलर चेन क्यों बोला गया है, जो A है वो पहले B को बोलेगा, फिर C को बोलेगा और फिर D को बोलेगा, क्योंकि डायरेक्टली नहीं बोल सकता ना, A को काम है जैसे D से, तो डायरेक्टली नहीं बोलेगा, वो पहले B को बोलेगा, फिर C को बोलेगा, फिर C D को बोलेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इधर आ जाए तो A को अगर G से काम है तो वो पहले E को बोलेगा, फिर F को बोलेगा, फिर G के पास उसकी इंफॉर्मेशन पहुँचेगी। अगर एमरजेंसी भी रहती है तो एमरजेंसी में क्या हो सकता है, जो फॉर एग्जांपल C है तो C को डायरेक्टली C को F से, मान लो F से काम है, C को F से काम है तो डायरेक्टली कर सकता है, लेकिन कब कर सकता है, तब जब उसको एमरजेंसी हो, बहुत ज़्यादा एमरजेंसी सिचुएशन जब बन जाती है तो C डायरेक्टली F से कम्युनिकेट डायरेक्टली कर सकता है। क्योंकि आप देखिए, अगर इमरजेंसी आ गई एकदम, फॉर एग्जांपल इमरजेंसी एकदम से आ गई
तो उसको सी को बी को बोलना पड़ेगा, फिर बी ए को बोलेगा, ए ई को बोलेगा, ई के बाद फिर एफ तक कर उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। तो इमरजेंसी के लिए सी क्या करेगा, डायरेक्टली एफ को बोल सकता है अपनी इंफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है पूरी जो चेन होती है इसको बोलते हैं स्केलर चेन। क्या कहते हैं, स्केलर चेन। अब आते हैं इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये रहा इक्विटी। अगला प्रिंसिपल इक्विटी, इक्वली काम करना, मिलकर काम करना, अच्छे से काम करना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मिलजुल कर काम करना, यही है इक्विटी का मतलब। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सन। जो पर्सन्स है वो स्टेबल रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक एम्प्लॉय है और उसने कहा है कि मैं उससे आपने फॉर एग्जांपल फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री मैनेजर, उसने पूछा एम्प्लॉय से कि तुम कितने घंटे काम कर सकते हो, तो एम्प्लॉय ने बताया मैं 8 घंटे काम कर सकता हूँ। ठीक है, तो एम्प्लॉय को 1 घंटा उन्होंने रेस्ट वगैरह के लिए दिया। ठीक है, तो अब उसने बताया कि मैं सिर्फ 8 घंटे काम कर सकता हूँ। आपने अच्छा काम किया कि 1 घंटा उसमें से उसके रेस्ट और लंच के लिए निकाल दिया और उसको 7 घंटे के लिए काम पर रख लिया। तो सिर्फ 7 घंटे आप उससे काम कराइए। अगर आपने ज़्यादा काम कराया, ज़्यादा घंटे और खींच दिए तो अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब एम्प्लॉयज़ को स्टेबल रखना पड़ता है। उसने जितना घंटे काम करने का कहा है वो कर सकता है, उतना करेगा, या उससे कम भी कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आप ले जाओगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए स्टेबल ऑफ पर्सन, पर्सन को स्टेबल रखना पड़ता है। उसके बाद आता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब इनिशिएट, तो इजी, आप बुक से पढ़ सकते हो, बहुत इजी बुक आप रीड करोगे एनसीईआरटी को, आप इजीली समझ जाओगे। स्प्लिट द कॉप्स। स्प्लिट द कॉप्स का मतलब भी सिंपल होता है कि सैलरीज वेजेस वगैरह देना, एम्प्लॉयज़ को सही से काम कराना उनसे। ठीक है, स्प्लिट द कॉप्स। ये 2 टॉपिक जो आखिरी के प्रिंसिपल से आप तो बुक से पढ़ के इजीली समझ सकते हो, इजी है। और आपको कोई डाउट